माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने कि किस तरीके से भोजन का एक्चुअली में पाचन होता है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको वो वीडियो ही दिमाग में रहेगा तो कोई भी चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी। क्लियर? ध्यान तो सभी को रखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रिक है वो इसीलिए बनाई गई है। वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो जो दिमाग में बैठ जाए एक बार कि एक्चुअल में पाचन की प्रोसेस है क्या। माय डियर स्टूडेंट, कल हमने ये तो देख लिया था कि डाइजेशन है क्या, यानी कि पाचन क्या है। क्लियर? पाचन में साथ देने वाले कौन कौन से अंग है जिनकी वजह से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पाचन हो जाता है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पाचन में हेल्प करती हैं, इट मींस डाइजेशन में हेल्प करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बात पहले बताइए मुझे कि नॉर्मली हमने कल देखा कि डाइजेशन क्या है। क्लियर? डाइजेशन क्या है यानी पाचन क्या है। तो हमने देखा कि जब भोजन के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उनको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, यही प्रोसेस आपकी कहलाती है पाचन। अब पाचन क्रिया में क्या क्या चीजें हेल्प कर रही हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इसी से क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स कि पाचन क्रिया में हेल्प करने वाले कौन कौन से अंग हैं, किस प्रकार के एंजाइम है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कहना चाहिए टॉपिक। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि जो पाचन क्रिया में हेल्प किए वो सारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, साथ ही एंजाइम कौन कौन से। इट मींस आज हम देखने वाले हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे आज हम? देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो डाइजेशन में हेल्प करने वाले सारे ऑर्गन्स एंड एंजाइम को मिला करके बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया बेसिक टू पार्ट्स में माय डियर स्टूडेंट्स। पहला है आपका कौन सा? पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल बोले या कि क्या कहते हैं इसी को? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियां। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? पाचन ग्रंथियां। तो ध्यान देने वाली बात क्या है आपको कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर? कौन कौन से? पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, नाल का मतलब है नली, ध्यान देना। आहार का मतलब है भोजन, यानी कि भोजन जब तक उस नली में विद्यमान है पूरा पार्ट्स जो जो उससे रिलेटेड है वो आएगा आहार नाल में। और पाचन ग्रंथियों का मतलब है कि ऐसी ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं ताकि इजिली डाइजेशन हो पाए, तो वही क्या कहलाती हैं? आपकी पाचन ग्रंथियां। अब ध्यान देने वाली बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स? हमने देखा कि जैसे ही भोजन जैसे माउथ के थ्रू आया यहाँ पर। क्लियर? माउथ के थ्रू जैसे ही भोजन आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आहार नाल से होता हुआ गया, यानी कि कहना चाहिए इस फूड पाइप से होता हुआ गया। फूड पाइप के बाद कुछ जे समान संरचना थी, जहां से स्टमक, जिसको हमने कहा स्टमक के बाद होते हुए वो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीधे रेक्टम एंड एनस में पहुंच गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एक नली के समान संरचना बनाई, इस पूरी नली में भोजन ही भोजन है। क्लियर? भोजन यहां से आया, पूरा भोजन के पाचन में कहना चाहिए ये नली जो है पूरी एक ही है नली, यानी कि इसी को हम कहते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स? आहार नलिका। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आहार नलिका। क्यों कहते हैं आहार नलिका? क्योंकि इसमें आहार तब तक है जब तक कि चबाने से लेकर के पच नहीं जाता। क्लियर? अब इस आहार नलिका में कौन कौन सी चीजें हैं? जाहिर सी बात है, पहला है, सबसे पहला है माउथ, देन है फूड पाइप या एस्फोगस कहें, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम। क्लियर हुआ? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आहार नलिका को माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर लो पता है? संधि विच्छेद कर लो। आहार प्लस नलिका बन जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे ही आपने संधि विच्छेद किया तो देखा आहार प्लस नलिका, यानी ऐसी नली जिसमें आहार तब तक है जब तक कि वह पूरा पच नहीं जाता। तो इस पूरी आहार नलिका में कौन कौन से अंग है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। साथ ही कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो इस भोजन के पाचन में हेल्प करेंगी वो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स
एलिमेंट्री सब चला गया क्या? सब चला गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर देते हैं अपन, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स की कौन कौन सी ऐसी चीज है जो किसमें हेल्प कर रही है भोजन के पाचन में, साथ ही भोजन के पाचन में आहार नलिका में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? तो जो सबसे पहला पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? पहला पार्ट है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? माउथ। क्लियर? हम देखेंगे पहला पार्ट है माउथ। बोलने की जरूरत नहीं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, सभी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है, पहला ऑर्गन है माउथ। अब माय डियर स्टूडेंट्स माउथ में क्या क्या चीजें आती हैं? तो माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला टीथ। क्लियर? नेक्स्ट आता है टंग। क्लियर? टीथ भी जरूरी। देखो जब हम माउथ पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमने माउथ पढ़ लिया सीधा, नहीं भाई, माउथ में क्या क्या है? सबसे पहले है हमारा टीथ, देन है टंग, देन आता है आपका स्फोगस। क्लियर? तो हम क्या क्या पढ़ेंगे माउथ में माय डियर स्टूडेंट्स? हम माउथ में पढ़ेंगे पहला तो है टीथ, दूसरा आता है टंग। क्लियर? यहाँ पे ए। दूसरा पार्ट है हमारा माउथ के बाद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एस्फोगस। क्या है? एस्फोगस जो है हमारा, इसी को हम कहते हैं और क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप, या हम कहें भोजन नलिका। क्लियर? अब आप कहोगे मैडम आहार नलिका सिर्फ उतना ही होता है जितना ऐसा लंबा वाला पार्ट होता है? एक्चुअल में नहीं, ऐसा नहीं है। आहार नलिका का मतलब है जब से आपने भोजन खाया और जब तक पचा, यानी कि भोजन आहार जब तक उस नली में है उससे रिलेटेड सारे अंग, सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं कहलाता, इतना पार्ट फूड पाइप कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? फूड पाइप। तो पहला हुआ माउथ, देन आया ऑस्फेगस। ऑस्फेगस के बाद आता है माय डियर स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तीसरा पार्ट कहलाता है स्टमक, या हम इसी को और क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हिंदी में हम कहते हैं इसको आमाशय। आमाशय कहते हैं, साथ ही साथ उदर कहते हैं, साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स जठर भी कहते हैं। क्लियर? जठर भी कहते हैं। अगला कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स? चौथा पार्ट आता है स्टमक के नीचे जैसे ही आप आओगे तो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं हिंदी में माय डियर स्टूडेंट्स? छोटी आंत। नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स पांचवा नंबर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? लार्ज इंटेस्टाइन जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो कहलाता है बड़ी आंत। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो कहलाता है बड़ी आंत, है ना। नेक्स्ट जो आता है माय डियर स्टूडेंट्स छठवा है वो पार्ट कहलाता है आपका रेक्टम। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि नहीं देखा था? सबसे पहला पार्ट था माउथ, देन आया ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप, देन आया स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि 6 पार्ट हैं जो एलिमेंट्री कनाल कहलाते हैं। किसमें? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट है अब माय डियर स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? कि जो माउथ है माय डियर स्टूडेंट्स, माउथ से निकलता है क्या? माउथ में क्या होता है? सबको पता है सलाइवा, सबको पता है माउथ में सलाइवा होता है। तो जब माय डियर स्टूडेंट मुंह में सलाइवा होता है तो हम कह सकते हैं कि माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं लारीय ग्रंथि। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लारीय ग्रंथि। क्लियर हुआ? तो पहला हमने देखा, पहली जो ग्रंथि थी हमारी वो क्या है? माउथ से है। माउथ में है क्या? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा बनाती है। अब जो भी हम यहाँ पर पाचन ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सारी ही ग्रंथियां सबसे पहले आप जान लो कौन सी होने वाली हैं? एक्सोक्राइन होने वाली। क्लियर? एक्सोक्राइन होने वाली। अभी थोड़ा सा समझ लो, आगे हम ग्लैंड्स के बारे में बहुत अच्छे से भी देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जो ऐसी ग्लैंड्स जो जूस या एंजाइम उत्सर्जित करती हैं, निकालती हैं और बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसी ग्लैंड्स जो जूस या एंजाइम या कोई ऐसा जूस, लेकिन ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स उत्सर्जित करती हैं और शरीर से बाहर नहीं निकलता है, उनका जो रस होता है वो कहलाती है आपकी एंडोक्राइन। एक्चुअल में ऐसे ऑर्गन हमारे शरीर में एक ऐसा अंग जो 3 चीजें उत्सर्जित करता है वो ग्लैंड कहलाता है। कौन कौन सी चीजें? पहला है आपका एंजाइम या जूस, दूसरा है आपका
इसके पहले भी मैंने बताया था लेक्चर में, पहला है एंजाइम, दूसरा है जूस, तीसरा है हार्मोन। तो जो भी ग्लैंड्स एंजाइम या जूस उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं एक्सोक्राइन, तीसरा है जो हार्मोन उत्सर्जित करती हैं वो कहलाती है एंडोक्राइन। हार्मोन तो शरीर के अंदर ही रहता है ना, बाहर तो नहीं निकल जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडोक्राइन। एंड एक्सोक्राइन का मतलब है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और धीरे से क्या होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला था हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो किसमें हेल्प कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, भोजन के पाचन में, माउथ से निकलता है जो। दूसरा होता है ऑस्फेगस में, फूड पाइप में कोई नीड नहीं होती, इतनी जगह भी नहीं होती कि वहां पर कोई सी ग्लैंड्स कोई भी चीज उत्सर्जित करे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट स्टमक। स्टमक में होता है कौन सा ग्लैंड? स्टमक में होता है दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में माय डियर स्टूडेंट्स? जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जठर ग्रंथि। या हम कहें जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो क्या उत्सर्जित करती है? जठर रस उत्सर्जित करती है। कहां पर होती है? स्टमक में, आमाशय में, उदर में या जठर में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का जो हमारा ग्लैंड्स है माय डियर स्टूडेंट्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन कौन सा है इसमें? इसमें दो है माय डियर स्टूडेंट्स, एक है लीवर, एक है दूसरा पैनक्रियास। कौन कौन सा? तीसरा और चौथा, लीवर एंड पैनक्रियास। क्लियर? अब जो लीवर होता है उसको हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लीवर को हम हिंदी में कहते हैं यकृत और पैंक्रियास को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, हम यकृत को कहते हैं लीवर और पैंक्रियास जो होता है वो अग्नाशय होता है। अब क्या समझोगे आप? अब आपको इतना चीज समझ में तो आया कि जो माउथ है, माउथ सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ में। क्लियर? यानी सलाइवा होता है, सबको पता है। दूसरा चीज याद रखना है, स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स आपके लीवर एंड पैंक्रियास। तो एक तरफ हमने देखा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्री एलिमेंट हैं, सॉरी ऐसे कौन सी चीजें हैं, जो ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, और उन ऑर्गन्स को कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो निकलते हैं इन ग्लैंड्स से माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? ये जो ग्लैंड्स हमने पढ़े यही ग्लैंड्स उत्सर्जित करेंगे एंजाइम जो कि भोजन के पाचन में करने वाले हैं हेल्प। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्री कनाल या आहार नलिका में कौन कौन सी चीजें आती हैं, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सी चीजें आती। क्लियर हुआ? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भोजन का पाचन है वह किस तरीके से होगा। क्योंकि अब हम इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब हम यहाँ पर एंजाइम्स देखेंगे, है ना, और एंजाइम्स का जब हम डिवीजन देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से भाग का पाचन किस ऑर्गन पे हो रहा है। क्या? अब जैसे सपोज करिए आपने कोई स्वीट खाई, काजू कतली खाई आपने, मुंह में पानी तो नहीं आया? मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। अब जिनको भी पसंद होगा उनके मुंह में तो आ रहा होगा, है ना। देखो जैसे हमने खाई काजू कतली, बढ़िया काजू कतली खाई दो तीन, ठीक है। तो एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, काजू कतली कैसी होती है? कड़वी होती है, मीठी होती है ना। तो जो मीठी चीजें हम खाते हैं या हम कहें जितनी शर्करा वाली चीजें खाते हैं वो कहलाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? पहले ही यहाँ पर लिखा है कि हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का पाचन होने वाला है वो किन किन फॉर्म में होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। भोजन का पाचन कुल 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। क्योंकि पानी और विटामिन का पाचन नहीं होता, कल बताया था एकदम स्टार्टिंग में, है ना। हमने पानी पिया, विटामिन खाई, तो ये सारी चीजें जो है ना इनको, ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, इनको पाचन की डाइजेशन की नीड नहीं है। लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड में 3 चीजें बेसिक है जिनको पाचन की आवश्यकता होती है और लाइन वाइज लिखे भी हैं। ये इनमें बहुत कम समय लगता है, इनमें थोड़ा और है, सबसे ज्यादा बेटा इसमें लगता है जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं। क्लियर? इसीलिए हम फैट होते जाता है हमारे पास, ठीक है। चलिए पहला है हमारा शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमने जितनी भी मीठी चीजें खाई। क्लियर? जब आप कोई भी मीठी चीज खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन 3 प्रकार से होता है। ध्यान देना 3 प्रकार से होता है माय डियर स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में माय डियर स्टूडेंट्स। किसमें? ग्लाइकोजन में। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या याद रखना है?
है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले ग्लूकोज, मतलब कि कोई चीज टूट कैसे रही आपको ये ध्यान रखना है बेटा। सीधा कार्बोहाइड्रेट नहीं डाइजेस्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोजन में, देन जाकर के वो डाइजेस्ट होता है। ध्यान देना, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका 70% टूट जाता है ये ग्लूकोज में। कहां पर? हमारे माउथ पर। जैसे ही आपने मिठाई या कोई भी मीठी चीज खाई तो माउथ में ही उसका डाइजेशन कितना हो जाता है? 70%। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है कि 70% डाइजेशन यहीं पर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं आपने चावल खाया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, आलू खाया, कोई भी चीज, उसका डाइजेशन कितना बहुत फास्ट हो जाता है। क्लियर? जैसे ही बहुत फास्ट हुआ यानी कि 70% डाइजेशन उसका तो मुंह में ही हो गया, है ना। कई बार लोगों को वीकनेस फील होने लगती है तो भयानक तरीके से एकदम इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज देते हैं, है ना, ग्लूकोन डी पीते हैं। तो क्यों पीते हैं वो रीजन आपको आज समझ में आएगा, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका डाइजेशन इतना फास्ट होता है, यानी कि 70% तो मुंह में ही डाइजेशन हो गया, 30% नीचे होता रहेगा, 70% की तो एनर्जी मिल गई ना आपको, है कि नहीं। बाकी भैया ये सब खिला दोगे तब तो एक दिन वेट करते रहो, पता चला कि निपट ही गए, है कि नहीं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट जैसे मुंह में जब खाते हैं, कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो उसका 70% डाइजेशन माय डियर स्टूडेंट मुंह में ही हो जाता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। देन ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस फॉर्म में होता है, तो कभी भी क्वेश्चन बना लेगा ग्लूकोज से, कभी ग्लाइकोजन से। साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटता है, तो आप बताओगे ग्लाइकोजन में टूटता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रोटीन किस में टूटता है। प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में। किस में माय डियर स्टूडेंट्स? पेप्टोन्स में टूटता है। एंड पेप्टोन्स टूटते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एमिनो एसिड में। क्लियर? ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, देन पेप्टोन टूटता है एमिनो एसिड में। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? लास्ट आता है लिपिड्स या वसा। वसा जो होता है कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, देन इसके बाद कन्वर्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल में। तो क्वेश्चन बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि लिपिड, या यहाँ पे लिख दूं मैं, इसको हम वसा भी कहते हैं, फैट भी कहते हैं। तो फैट कुछ इस तरीके से टूटता है फैटी एसिड में, देन फैटी एसिड टूटता है ग्लिसरॉल में। तो किस तरीके से भोजन का पाचन हो रहा है ये आपको दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप क्या खाओगे? आप ग्लूकोज लोगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि पाचन बहुत फास्ट है। क्लियर? उससे कम टाइम लगता है। प्रोटीन के पाचन में सबसे ज्यादा समय लगता है, कहना चाहिए लिपिड्स या वसा के पाचन में। तो ये क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से भोजन टूटता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपने चावल दाल रोटी सब्जी खाई और सब में समान समय लगा और जाकर के पच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को पचाने में अलग अलग समय, अलग अलग एंजाइम कार्य करते हैं। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट यदि खाओगे तो इजिली पच जाएगा, प्रोटीन को थोड़ा सा समय लगेगा, सबसे ज्यादा लगता है समय लिपिड्स या वसा को पचाने में। इसीलिए कहते हैं कई बार रात को सोने से पहले कोई भी फास्ट फूड या फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, है ना। फास्ट फूड खा के आप सो गए, उसको समय ही नहीं मिला पचा, मतलब आपने वॉक किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, मेहनत किया ही नहीं, एनर्जी खर्च हुई ही नहीं, तो पूरा वसा क्या हुआ? जमता गया और आप धीरे 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 क्या हो गए? फैलते गए, मोटे होते गए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं। क्लियर? वैसे तो अभी हम कब से बोलते जा रहे हैं ग्लैंड 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 ग्लैंड, है ना। एक्चुअल में ग्लैंड है क्या, ग्रंथियां है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। और कौन कौन सी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है इसमें वो तो अभी हमने देख ही लिया है। क्लियर? लेकिन फिर भी समझते हैं थोड़ा सा कि ग्रंथियां एक्चुअल में होती क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। ग्लैंड इज एन ऑर्गन which produces juice, enzyme and hormone। यानी ग्रंथि जो है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्त्राव व संश्लेषण करती है। यानी ग्रंथियां, मैंने पहले ही बताया कि 3 ही चीजें उत्सर्जित होंगी। ऐसे हमारे पूरे शरीर में ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो 3 चीजें उत्सर्जित करेंगे, कौन कौन सी माय डियर स्टूडेंट्स? पहला है जूस, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है हार्मोन। यदि ये 3 चीजें उत्सर्जित करते हैं तो क्या कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वो कहलाएंगे ग्लैंड्स। अब डिपेंड करता है कि वो क्या उत्सर्जित कर रहा है, क्या जूस उत्सर्जित कर रहा है, एंजाइम कर रहा है या हार्मोन कर रहा है। यदि
कोई भी ग्लैंड जूस या एंजाइम उत्सर्जित करेगी तो वह कहलाएगी एक्सोक्राइन। आओ देखते हैं आगे। क्लियर? देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जो कि मैडम ने बताया अभी बढ़िया चिल्ला चिल्ला कर कि जो ग्लैंड होती है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड या हम कहें ग्रंथि, दिखा सभी को? कलर तो बड़ा ही अलग है। ग्रंथि जो होती है वो एक्चुअल में क्या उत्सर्जित करती है माय डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम। और क्या उत्सर्जित करती है? जूस। और क्या उत्सर्जित करती है? हार्मोन। अब कोई ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और जूस उत्सर्जित करती हैं वो कहलाती हैं एक्सोक्राइन। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन उत्सर्जित करती हैं वो कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आइए देखते हैं आगे भी डेफिनेशन में है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर तो बढ़िया बना हुआ है। ये क्या है? लीवर। ये क्या है? पैनक्रियास। ये दोनों कहाँ से आते हैं? दोनों ग्लैंड्स किस में आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिल्कुल मैडम ने सही बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर है। क्लियर? और ये क्या है? स्टमक। इसमें क्या होती है? जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? माउथ में होती है। पैनक्रियास एंड लीवर किस में होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो मैडम सबसे चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि ग्लैंड्स दो तरह की होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन इधर है, एक्सोक्राइन इधर है। एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथियां। चाहे आप हिंदी का नाम पकड़ो, चाहे आप इंग्लिश का नाम पकड़ो, चाहे आप इधर हिंदी का नाम पकड़ो, चाहे इधर इंग्लिश का नाम पकड़ो, आपकी डेफिनेशन से ही, मतलब नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जा रही है। क्लियर? हाँ देखते हैं। पहला जो है आपका जो एक्सोक्राइन है, पहला क्या है? एक्सोक्राइन। ऐसा जिनमें जो स्राव होता है, स्राव का मतलब है जो जूस या जो लिक्विड वो फॉर्म करते हैं। क्लियर? वो लिक्विड जो है वाहिनी द्वारा बाहर आ जाता है। ध्यान देना, एक्सोक्राइन यानी बाहर, बोलते हैं ना एग्जिट हो जाओ, तो एक्स आ गया ना, यानी कि बाहर निकल जाओ। क्लियर? तो ऐसी चीजें, ऐसा स्राव, ऐसा जूस जो बनाकर शरीर के बाहर चला जाता है। लेकिन 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 जिनमें बना हुआ स्राव बाहर ना आकर के वहीं से सीधा रक्त में चला जाता है। क्लियर? रक्त में चला जाता है, वह कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इट मींस एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां वे हैं जिनमें जूस या एंजाइम जो फॉर्म होगा वो शरीर के अंदर ही रक्त में चला जाएगा। जस्ट लाइक हार्मोन्स, जब हार्मोन्स निकलते हैं तो वो शरीर के अंदर ही होते हैं, ऐसा तो नहीं शरीर से बाहर निकल जाता है, नहीं। दैट्स व्हाई हार्मोन्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन, या कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंड जो एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि शरीर से बाहर निकल जाते हैं, दैट्स आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये हुआ हमारा ग्लैंड्स का परिचय। अभी ग्लैंड्स में और भी बहुत डिटेल्ड है चीजें जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स बढ़िया से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ। थैंक यू क्लास।